जो भाषा है ये समाज पे निर्भर है, ना कि समाज भाषा पे निर्भर है। तो आपका जो किसी भी मनुष्य का भाषा जन्मजात नहीं मिलता है, बल्कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात है, और ये सिर्फ मनुष्यों में होता है। तो बता दूं कि जो टॉप 20 भाषाएं जो दुनिया में बोली जाती हैं, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं 20, उसमें से 1/3 6 भाषाएं तो भारत की हैं। जब आप समझिए कि अगर आपके देश में एक भाषा होता पहले से ऑर्गेनिक तरीके से, तो भाषा सबसे प्रमुख संस्कृति का सबसे प्रमुख तत्व है और लोगों को सबसे ज़्यादा एक साथ जोड़ता है। विविधता जो है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विविधता में एकता है, मैं आपको बता दूं कि हमें उससे और आगे बढ़ के अब ये कहना चाहिए कि विविधता में एकता तो महत्वपूर्ण है ही, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विविधता के लिए एकता। नमस्कार दर्शकों, विजन संवाद के इस नए अंक में मैं सौरभ आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। भाषा कहने को तो एक संचार का माध्यम है, लेकिन इसके विकास की कहानी भी बहुत अनूठी है। एक बालक के सीखने सिखाने के माध्यम से लेकर के कई बार भाषा एक राजनीति का केंद्र भी बन जाती है। भारत जैसे विविधता वाले देश में हजारों सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या भारत एक विविधता वाले देश में एक राष्ट्र एक भाषा संभव है। और इस पर हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस से सीनियर एक्सपर्ट और फैकल्टी इंद्रजीत सर। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मैं हमारे जो टॉपिक है इस पर आऊँ, इससे पहले हमें ये बताइए कि क्या जो भाषा है उसकी क्या कोई तकनीकी परिभाषा है या इसका विकास कैसे हुआ। सौरभ, जब भाषा शब्द है, तो भाषा का जब आप अर्थ निकालिएगा तो एक व्यापक अर्थ होता है कि आप जिस माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं। तो एक तो है कि भाई उच्चारण के साथ कुछ शब्द बोल रहे हैं, एक है कि ध्वनि निकाल रहे हैं। जो पशु पक्षी में होता है, जानवर ध्वनि निकालते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट थोड़ा मोड़ा करते हैं। और एक होता है कि बिना ध्वनि निकाले, बिना उच्चारण किए, संकेत के माध्यम से। जैसे इस बार ओलंपिक में बहुत सारे सफ़ेद कबूतर उड़ाए गए, तो अपने आप लोग समझ गए कि शांति के लिए ये कबूतर उड़ाया गया है। लेकिन आज जो हम लोग जिस भाषा की बात कर रहे हैं, वो मनुष्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जो उच्चारण के माध्यम से बोली जाती है। इसमें शब्द होता है जो रैंडम तरीके से आपस में बंधा होता है, और वो कैसे बंधता है, ये समाजीकरण, जो भाषा का जो विकास जिस तरीके से समाज में हुआ है, उस पर निर्भर करता है। हम लोग इस पे आए कि भाषा का विकास कैसे हुआ है। तो सौरभ, एक अभी वर्तमान में इजराइल में एक महान राइटर हैं, युवल नोआ हरारी। उनका बुक है, आपने भी नाम सुना होगा, सेपियंस, अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन काइंड। जी सर। उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जैसे हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो पहले जानवरों की तरह वही ध्वनि के माध्यम से कम्युनिकेट करते थे। जब इंसान समूह में रहने लगा, तो समूह में रहने लगा, समाज छोटा सा बना, तो कम्युनिकेशन उनको ज़्यादा करना था, तो वहाँ इशारा भी आया, और किसी एक वस्तु को 10 लोगों को एक ही शब्द से पहचानना है, एक ही ध्वनि समझाना है, तो वो ध्वनि शब्द बनने लगा, वो उच्चारण शब्द बनने लगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे समाज बड़ा हुआ, तो भाषा में भी जटिलता आई, भाषा भी समृद्ध हुआ, समाज और बड़ा हुआ, व्यापार बढ़ा, और लोग एक जगह से दूसरी जगह गए, तो भाषा और समृद्ध हुआ, उसमें लिपि आई, उसके व्याकरण बने, और पूरे दुनिया में सब समाज में अपना एक भाषा होता ही है। जी सर। और सौरभ, एक चीज़ और बता दूं कि जो भाषा है ये समाज पे निर्भर है, ना कि समाज भाषा पे निर्भर है। जैसे अभी अंडमान निकोबार में एक जनजाति समुदाय है, उनका अपना भाषा है, वो 50 से 60 लोग बचे हैं उसमें, और कहा जा रहा है कि आने वाले 20-30 साल में या 50 साल में वो समुदाय विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि उनकी जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है, तो उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका में एक महान चिंतक हैं, वर्तमान में हैं, वो नोम चॉम्स्की। उनका कहना है कि जो भाषा है वो आपकी पैतृक संपत्ति या फिर जन्मजात आपको नहीं मिलता है। जैसे जैसे मैं बिहार में जन्म लिया, तो अपने आप हिंदी या मैथिली भाषा सीख गया,
अगर मैं भले ही बिहार में जन्म लेता लेकिन मुझे उठा के कोई तमिलनाडु में रखता तो मैं तमिल भाषा सीख जाता। तो आपका जो किसी भी मनुष्य का भाषा जन्मजात नहीं मिलता है, बल्कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात है, और ये सिर्फ मनुष्यों में होता है। जी सर, आपने बताया कि जो भाषा है वो सिर्फ एक जो हम वर्तमान में स्वरूप देखते हैं वही नहीं है, उसके अलावा एक ध्वनि का जो उच्चारण है, उसके साथ लिखने का तरीका है, कई बार सांकेतिक भाषा भी होती है। जी सर, जो मूक बधिर लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं, उसका भी धीरे धीरे विकास हुआ है। लेकिन सर, अगर हम भारतीय भाषाओं के बारे में बात करें तो ये मूलतः 3 परिवार से आती हैं। एक तो द्रविड़ परिवार है, एक इंडो यूरोपियन परिवार है जिसे हम आर्यन परिवार भी कहते हैं, और एक इंडो तिब्बतन परिवार है। तो इनके बारे में बताइए कि ये कैसे वर्तमान में भाषाओं का स्वरूप हमारे पास जो विकसित हुआ है वो कैसे हुआ है? देखिए, जो आपने खुद बताया कि 3 परिवार हैं, एक्चुअली एक और परिवार है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। तो जो आर्यन परिवार है उसमें आपको लगभग 70 से 75% जो भारत की जनसंख्या वो भाषा बोलती है, जिसमें संस्कृत का प्रभाव सबसे ज़्यादा संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। जैसे हिंदी है, आपका गुजराती है, मराठी है, बांग्ला है। आपके उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में ये बोला जाता है। उसके अलावा जो द्रविड़ियन परिवार है उसमें तमिल सबसे पुरानी भाषा है, उससे निकला है अलग अलग भाषा। तमिल है, मलयाली है, कन्नड़ है, तेलुगु है। वो आपका करीब 19 से 20% पॉपुलेशन आपके वो बोलती है। उसके अलावा जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है, जो सबसे पुरानी भाषा भारत के संदर्भ में बोली जाती है, वो आपको कुछ जनजातियां हैं, जैसे मुंडा जनजाति हो या कोल जनजाति हो, जो आपको झारखंड और उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं, उनकी भाषा है। और इसके अलावा आपका तिब्बतियन बर्मीज़ भाषा है, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया और तिब्बत, ये लद्दाख के क्षेत्र में बोला जाता है। तो वो भाषाएं। जी सर, अगर हम भारत जैसे एक विविधता वाले देश में देखें, जहाँ पर कहा भी जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले और 4 कोस पर वाणी, तो जो ये भारत की विविधता है ये हमारे भाषा के स्वरूप को कैसे रूप देता है, वो हमें समझाइए। देखिए, सबसे बड़ा ये चीज़ हमें समझना है कि भारत का आकार, भारत का जो आकार है, चाहे वो क्षेत्रफल में हो या फिर जनसंख्या में, भी तो। हम यूरोप से आज डबल जनसंख्या से ज़्यादा हैं। तो भारत का आकार और जनसंख्या इतना बड़ा है, और उसमें भौगोलिक अवस्थिति इतना है कि काफ़ी अवरोध हैं। बहुत सारी नदियां हैं, तो नदी के उस पार अलग संस्कृति डेवलप हो गई, नदी के इस पार अलग। बड़ा सा पहाड़ है, पहाड़ के उस तरफ अलग संस्कृति डेवलप हो गई, इस तरफ अलग। तो इस कारण से बहुत सारी अलग अलग संस्कृति यहाँ पे डेवलप हुआ है। ओवरऑल हमारी जो संस्कृति भारत की ऐसे भी रही है, वो दुनिया में सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है, जो निरंतर चल रही है। तो वो समय के साथ अलग अलग, चूंकि एकल भाषा कभी यहाँ प्रभुत्व नहीं रहा है, तो अलग अलग क्षेत्रीय भाषा को समृद्ध होने का मौका मिला है। और पूरे इतिहास में भारत पे बार बार आक्रमण हुआ है। आप देखते हैं कि पहले यूनानी का, ग्रीक के लोगों का आक्रमण हुआ, या फिर आपका बाद में जो अरबिक को देखते हैं, टर्किश लोगों का आक्रमण हो या पर्शियन का आक्रमण हो, तो वो सब भी जो यहाँ आक्रमण हुआ, यहाँ आके बसे, तो उनकी अपनी संस्कृति थी, अपनी भाषा थी, यहाँ के भाषा के साथ संगम हुआ उसका, नई नई भाषा उससे निकला। जैसे उर्दू भाषा, उर्दू भाषा बहुत पुरानी नहीं है, लेकिन संस्कृत और पर्शियन भाषा के मिलाप से उर्दू भाषा निकली है। इसके अलावा जो भारत में आप देखेंगे कि जब आज़ादी मिला हमें, उसके बाद भी भाषा के आधार पे हम लोगों ने राज्य का गठन किया 1956 में, तो उससे भी अलग अलग भाषाओं को समृद्ध होने का मौका मिला है। तो आज इतनी जो विविधता है भारत में, एक स्कॉलर है वो कहते हैं कि अगर आपको दुनिया है तो देखना है तो भारत आइए। इतनी विविधता संस्कृति का, भाषा का कहीं आपको नहीं मिलेगा। आपको बता दूं कि जो टॉप 20 भाषाएं जो दुनिया में बोली जाती हैं, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं 20, उसमें से 1/3 6 भाषाएं तो भारत की हैं, है ना। आपको सैकड़ों यहाँ पे भाषाएं हैं, उसकी बोलियाँ हजारों में हैं। तो यही सब जो कारण है, भौगोलिक हो या सांस्कृतिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है, आपका भाषा की विविधता निर्धारित करती है। जी सर, विस्तार से हमने भाषा के विकास को तो समझ लिया है और ये भी समझ लिया है कि भारत में जो विविधता आई है भाषा में वो कैसे आई है। लेकिन अगर हम देखें जो भाषा एक मुख्य रूप से जब उभर के आई है, वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाषा का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है।
तो वो कैसे रहा है वो हमें समझाइए। सौरभ, स्वतंत्रता आंदोलन में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वो उनका देखिएगा एजुकेशन भले ही शुरुआत में मातृभाषा में हुआ, लेकिन बाद में वो पश्चिमी जगत की भाषा जैसे इंग्लिश पढ़े और वहाँ के बुक्स पढ़े। तो जब यहाँ स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो जो बड़े बड़े विद्वान हुए उनके दिमाग में एक चिंतन था कि हम लोग सिर्फ भौतिक रूप से अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, मानसिक रूप से भी। मानसिक रूप से भी हैं। और जब तक मानसिक रूप से रहेंगे तब तक वो भौतिक रूप से आज़ादी भी नहीं मिलेगी, है ना। तो जब और आपको दोनों पक्ष लेके चलना है तो भौतिक रूप से लोगों को एकजुट करना है आंदोलन के लिए, तो वो इंग्लिश भाषा में नहीं हो सकती है। लोगों ने अपनी मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया, जैसे गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा, है ना, को बहुत महत्व दिया। उसी प्रकार से बंगाल में आप देखेंगे बंगला भाषा को काफ़ी महत्व दिया गया। और गांधी जी इस सेंस में उन्होंने हिंदी को बहुत महत्व दिया, जबकि खुद उनकी मातृभाषा गुजराती थी। गांधी जी का कहना था कि हिंदी भाषा उत्तर भारत में तो बोली ही जाती है, साथ में जो अन्य आर्य भाषाएं हैं जैसे गुजराती, मराठी, बंगला, पंजाबी, काफ़ी शब्द मिलते हैं उसमें। तो अगर एक भाषा को चुनना है और हिंदी को अगर हम चुनते हैं तो आधे से ज़्यादा आबादी को हम लोग आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इस कारण भी गांधी जी के जो भी आंदोलन होते थे उसमें बहुत भीड़ आती थी, लोग उनकी बात समझते थे। तो ये तो भौतिक पक्ष हो गया। जब विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकालना है तो वहाँ पे आपको लोग जुटाने हैं, तो क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग होता था। और देखिएगा कि जो पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी बड़े स्तर पे क्षेत्रीय भाषाओं में होती थी, चाहे वो बंगाल में बंगला भाषा में अमृत बाजार पत्रिका रही हो, जिसका बहुत बड़ा रोल रहा है देशभक्ति की भावना बढ़ाने में, या फिर आपको केसरी मराठी भाषा में रहा है, और ऐसे अनंत पत्रिकाएं और समाचार पत्र रहा है। इनके व्यापक प्रभाव को देखते हुए सर इनके दमन के लिए अंग्रेज कानून भी लेकर बिल्कुल बिल्कुल वर्नाकुलर लैंग्वेज एक्ट आया और इसी स्वदेशी भाषा के दमन के लिए आया। फिर दूसरा पक्ष था एक जो अमूर्त पक्ष है, जो मानसिक गुलामी की पक्ष है, वहाँ से लोगों को निकालना था। तो अंग्रेज हम पे जो शासन करते थे उसका नैतिक आधार ही था कि हम लोग अंग्रेज सभ्य हैं, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा ज़्यादा समृद्ध है, और इंडियंस भारतीय असभ्य हैं, और उनका नैतिक दायित्व तो है कि उसको सभ्य बनाएंगे। इसी को क्या कहते हैं, वाइट मैन्स वर्जन। ये चीज़ हमारे स्वतंत्रता सेनानी समझे, और इसलिए उन्होंने अपनी संस्कृति जो हमारा पुराना विरासत रहा है, तो जब वो पढ़े मालूम चला कि हम जस्ट 200-300 साल में पीछे हुए हैं यूरोपीय देशों से, नहीं तो हम हमेशा आगे रहे हैं। दुनिया की आधा के आसपास अर्थव्यवस्था हम और चाइना दोनों मिलकर कंट्रोल करते थे। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में, स्वदेशी भाषा में ये चीज़ समझाना आम लोगों को बड़ा ज़रूरी था कि हम लोग कितना समृद्ध रहे हैं। अंग्रेज़ों का जो कहना है कि हम असभ्य हैं, ऐसा नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि इसमें काफ़ी हद तक लोग सफल भी हुए हैं, चाहे वो विवेकानंद का योगदान हो, गांधी जी का योगदान हो, जिन्होंने दर्शन के स्तर पे बहुत काम किया है। तो देखिएगा स्वतंत्रता आंदोलन में भाषा एकदम केंद्र बिंदु में रहा है, और यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद भी भाषा पे डिबेट कंटिन्यूअस जारी रहा है। और आपको देखेंगे कि 1956 में 1956 में जो पुनर्गठन हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना, उसके आधार पे, भाषा के आधार पे हुआ। तो ये कंटिन्यूटी बाद में भी आगे चलता रहा। जी सर, स्वतंत्रता आंदोलन में कहीं ना कहीं जो भाषा है वो लोगों को एकजुट करने में तो जो सहायक रही ही, साथ ही जो लोगों के अंदर एक ग्लानि वाली भावना थी कि हम अंग्रेजों से नीचे हैं, तो एक आत्मविश्वास को बढ़ाने में, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने में भी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिल्कुल। जी सर, अभी आपने बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी भाषा का पर एक डिबेट चलती रही, तो जो भाषा है वो देश को जोड़ने वाले से लेकर के वो एक राजनीति का केंद्र कैसे बन गई, उसका विकास क्रम कैसे हो, समझाइए हमें। देखिए, पहले एक मज़ेदार चीज़ की, आज़ादी के पहले हम सारे, चाहे किसी भी भाषा में बोल रहे हों भारतीय, उनका एक ही व्यक्ति का वो विरोध कर रहा है। व्यक्ति मतलब जो हमारे शासक हैं, वो कौन थे, अंग्रेज थे। तो अपने आप एकजुटता थे। आज़ादी के पहले आपको कोई ऐसा विरोध नहीं दिखता है आपस में भाषा को लेकर।
जब आज़ादी मिला और संविधान सभा में इस पे डिबेट हुआ कि क्या हमें एक भाषा को राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए, और आधे के आसपास लोग पक्ष में थे कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए। दक्षिण भारत के सदस्य काफ़ी इसका विरोध किए। तो फिर इस पे मध्यम मार्ग आया कि चलो राष्ट्रभाषा नहीं बनाते हैं, इसको राजभाषा बनाते हैं। और दक्षिण भारत को दिक्कत होगा हिंदी में कम्युनिकेशन में, तो 15 साल के लिए हम लोग इंग्लिश को भी कम्युनिकेशन का लैंग्वेज रखेंगे, और 15 साल के बाद ये समाप्त हो जाएगा, इंग्लिश हिंदी ही रहेगा। सब लोग राजी भी हुए। 1950 में संविधान लागू हुआ और 1965 तक ये प्रोविज़न रहना था। 1960 के आते आते जब लगने लगा कि अब तो 65 तक इंग्लिश हट जाएगा, तो दक्षिण भारत में काफ़ी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। एंटी हिंदी, हिंदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, वो और विरोध प्रदर्शन इतना तीव्र था कि उसको बड़ा अच्छा से समझे और संविधान संशोधन करके उन्होंने ये प्रोविज़न डाला कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य ना बोले तब तक इंग्लिश रहेगा। तो वो उस समय तो तत्काल वो मामला हम लोग शांत कर लिए। फिर बात थी शिक्षा की कि भाई शिक्षा किस भाषा में दी जाए, तो त्रिभाषी फॉर्मूला आया 3 भाषा का कि हर एक राज्य में शिक्षा उनका एक जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें होगा, साथ मातृभाषा में, दूसरा इंग्लिश होगा, और तीसरा एक अन्य भाषा आप चुन सकते हैं। तो दक्षिण भारत के राज्य हैं, अगर वो हिंदी चुन ले या बांग्ला चुन ले तो उससे काफ़ी अच्छा रहेगा। उत्तर भारत के राज्य हैं, दक्षिण भारत का कोई भाषा चुन ले तीसरे भाषा के रूप में। तो दक्षिण भारत के राज्य थोड़ा मोड़ा तमिलनाडु छोड़ के अन्य राज्यों ने हिंदी को तीसरे भाषा के रूप में पढ़ाया। लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों का आरोप है कि उत्तर भारत ने वो तीसरे भाषा के रूप में संस्कृत को चुना, दक्षिण भारत की भाषाओं को नहीं चुना, और ये सच्चाई भी है। इसलिए भी काफ़ी हिंदी को लेके वो आशंकित रहते हैं, हमेशा आशंकित रहते हैं कि कहीं हिंदी हम पे थोपा ना जाए। और वो जो मूवमेंट था जो मैं 1960 के दशक का तमिलनाडु में बता रहा हूँ, तो वहाँ पे एंटी हिंदी मूवमेंट को जो पॉलिटिकल पार्टी लीड की वो सत्ता में आ गई। तो अब भाषा के आधार पे आप देखेंगे, भाषा और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए अलग अलग जगह पे पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनने लगी और बनी भी। जैसे कि आपको तमिलनाडु में डीएमके है, आपको यहाँ पे आंध्रा और तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी है, टीडीपी। आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा शिवसेना, जो मराठी भाषा को लेके काफ़ी मुखर रहता है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को जैसे ही भाषा एक मुद्दा केंद्र बिंदु के रूप में मिला, तो वो पॉलिटिक्स लगातार चलता रहा है। और एक और पक्ष है कि आपको पता होगा कि 1952 ईस्वी में श्री रामल्लू जो मांग कर रहे थे कि मद्रास राज्य से अलग तेलुगु भाषी राज्य बनाया जाए, आंध्र प्रदेश बनाया जाए, और उसी भूख हड़ताल में उनकी मृत्यु हो गई। तो बड़े स्तर पे हिंसक आंदोलन शुरू हो गया और 53 में आंध्र प्रदेश नया राज्य गठन हो गया भाषा के आधार पे। तो अन्य जगह पे भी ये मांग आने लगा, इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई और उसने कहा कि भाषा के आधार पे राज्य गठन करने में कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है, और 56 में अधिनियम बना के भाषा के आधार पे राज्य गठन कर दिया गया। तो चूंकि भाषा के आधार पर राज्य गठित हैं, तो अपने आप राजनीति में भाषा केंद्र बिंदु में आती चली गई। और समय समय पे चूँकि आज भी हिंदी राजभाषा है ही, और लगभग 45% लोग इसको बोलते हैं, उनका पहला भाषा है, मातृभाषा है, और 60-70% के आसपास लोग इसको समझ जाते हैं। तो जो कोई अगर पॉलिटिकल, खासकर राष्ट्रीय पार्टी जब बोलती है कि हिंदी को और फैलाना है या फिर हिंदी यूनाइटेड नेशन में एक भाषा के रूप में उसको हमें डिमांड करना है, जो गैर हिंदी खासकर द्रविडियन भाषा के जो राज्य हैं वो विरोध करते हैं, क्योंकि एक बार जब उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गया, राजनीति शुरू हो गया है, तो एक वोट बैंक भी बन गया है, और वही वोट बैंक एक प्रकार का क्षेत्रवाद भी पैदा उसने किया है। जी सर, इससे निश्चित ही जो भाषा है वो राजनीति के केंद्र में आ गई। लेकिन अगर हम बात करें कि
वन नेशन वन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो भारत जैसे विविधता वाले देश में क्या ऐसा संभव है कि हमारी एक ही राष्ट्रभाषा रहे? देखिए जब हम लोग एक राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तो इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं और कुछ इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं। भारत के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। जब आप समझिए कि अगर आपके देश में एक भाषा होता पहले से ऑर्गेनिक तरीके से, तो भाषा सबसे प्रमुख संस्कृति का सबसे प्रमुख तत्व है और लोगों को सबसे ज़्यादा एक साथ जोड़ता है। आप कहीं भी जाएं और अनजान जगह हो और एक भी व्यक्ति मिल जाए आपको आपकी भाषा बोलने वाला, अपने आप उससे आप कनेक्शन महसूस करते हो। तो एकता के सूत्र में तो बांधता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। दूसरी बात कि भारत में अगर एक भाषा अगर सब लोग बोलें तो उसका एक महत्व है कि कोई भी जो सरकार प्रयास करता है तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा प्रयास करना। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास करना है और मान लीजिए कि हिंदी है एक भाषा, तो क्वालिटी ट्रांसलेशन जो इंग्लिश के अच्छे बुक हैं उसको हिंदी में करा के पूरा देश एक साथ उसको पढ़ सकता है। बच्चों के शिक्षा में काफ़ी हम लोग आगे जा सकते हैं। ये जो प्रयास खंडित होने के कारण क्या हुआ कि कोई भी भाषा उतना समृद्ध नहीं हो पाई है हमारा। अगर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो यहाँ के प्रोफेशनल्स हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, इंग्लिश में अब सारा काम करते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो हम लोग ज्ञान के नेट इम्पोर्टर हैं, मॉट्स मॉडल पे हैं, मोर ऑफ द सेम पे हैं। अगर हमको हॉट्स पे जाना है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो हमको ज्ञान को प्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनना है और अपनी उसके लिए हमें कोई ना कोई भाषा को समृद्ध करना पड़ेगा। अगर एक भाषा रहेगा तो समृद्ध करना ज़्यादा आसान है। इसके अलावा जब एक भाषा होता है तो कम्युनिकेशन जब आसान है तो व्यापार बढ़ता है, संचार में आसानी होती है और आपका अर्थव्यवस्था में भी उतना ही उछाल आता है। तो ये सब इसके सकारात्मक पक्ष बोले जाते हैं। लेकिन जो इसके खिलाफ जो पक्ष है उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। बड़ा मजबूत पॉइंट्स हैं वो। दक्षिण भारत के राज्यों का कहना है कि अगर एक भाषा आप बनाएंगे तो कौन सा भाषा बनाएंगे राष्ट्रभाषा, तो ऑब्वियस आता है कि हिंदी। क्यों? सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। तो वो प्रश्न करते हैं कि कितने लोग बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 41 से 43% लोगों का मातृभाषा है। तो मतलब आप ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा बना रहे हो जो अधिक लोग जो जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है उसको हिंदी आप थोप रहे हो। उनका कहना है कि ये लिंग्विस्टिक सोवेनिज्म है। आप लिंग्विस्टिक सोवेनिज्म पे बता दूं कि इसके बड़ा डिजास्टर्स इम्पैक्ट भी हो चुके हैं। जैसे भारत के संदर्भ में ही आप देख लीजिए तो 1960 के दशक में बहुत तमिलनाडु में, जैसा मैंने बताया, बहुत ही हिंसात्मक आंदोलन हुआ। हम लोग पड़ोसी से भी सीख सकते हैं। पाकिस्तान धर्म के आधार पे पाकिस्तान भारत से अलग हुआ 47 में। 2 पार्ट था उसका, एक ही धर्म था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, और एक भाषा को पूर्वी पाकिस्तान में थोपा जाने लगा। मैं तो आपको एक चीज़ और मज़ेदार बात बताऊं कि जिस भाषा उर्दू को वहाँ थोपा जा रहा था वो उर्दू भाषा पश्चिमी पाकिस्तान का भी मातृभाषा नहीं था। 2-3% लोग बोलते थे। वहाँ तो थोपा ही गया, साथ में पूर्वी पाकिस्तान में भी थोपा गया। और 71 में जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ है उसके जड़ में यही लिंग्विस्टिक सोवेनिज्म, जो डिजास्टर्स लिंग्विस्टिक सोवेनिज्म है, उसको बोला जाता है। तो हमें उससे भी, दूसरा पड़ोसी देश श्रीलंका, वहाँ पे भाषा के कारण एक गृह युद्ध चला है, मतलब सिंगला के बीच में 20-30 साल, और बड़ा बहुत सारा हिंसा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। तो जो दक्षिण भारतीय राज्य हम सशंकित हैं उसके भी मतलब कारण हैं कि उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी भाषा है। अब जरा सोचिए, उनका कहना है कि अभी जो इंग्लिश को महत्व दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, उसका प्रभाव आज भी हमारे बीच है। तो उसके कारण पूरा देश में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है कि इंग्लिश में पढ़ने वाले अपने आप इलीट हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, क्षेत्रीय भाषा वाले पिछड़ जाते हैं। ये बिहार के लिए भी ट्रू है और तमिलनाडु के लिए भी ट्रू है। लेकिन तमिलनाडु का जो प्रॉब्लम है, बिहार का अगर आप हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाते हैं बिहार यूपी को तो फ़ायदा होगा, लेकिन तमिलनाडु को ले लीजिए, इंग्लिश को रिप्लेस कर दीजिए आप
हिंदी से, उनके लिए तो प्रॉब्लम सेम है। मतलब अवसर में, विभिन्न प्रकार के अवसर में ऑब्वियस है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको बढ़त हासिल हो जाएगी, और ये काफ़ी तार्किक बात है, इस पे हमें सोचना चाहिए। और सौरभ, ये जो एक राष्ट्र एक भाषा का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये यूरोपीय कॉन्सेप्ट है, यूरोपीय उपनिवेशवाद का कॉन्सेप्ट, कि वहाँ पे आप देखेंगे जर्मनी का अपना भाषा है जर्मन, रूस का अपना भाषा है रशियन, फ्रांस का अपना भाषा है फ्रेंच। ऐसे ही सारे जो राष्ट्र बने हैं वहाँ, वो अपना अपना भाषा को लेके ही बने हैं। और उसका जो बाद में वो राष्ट्रवाद पैदा हुआ, उसका डिजास्टर्स इम्पैक्ट आप देख चुके हैं, 2 वर्ल्ड वार वो लड़े हैं। तो हमें वो भी अनुभव से सीखने की आवश्यकता है। तो सौरभ, इस प्रकार से मुझे लगता है कि एक राष्ट्र एक भाषा वर्तमान स्थिति में तो मुश्किल है। हमें मतलब जो दोनों पक्ष को सुनना चाहिए, और इसमें एक राजनीतिक रूप से एक जगह सबको आके अच्छे से चर्चा करने की आवश्यकता है। जी सर। सर, इसी पर अब बात करते हैं कि जो भाषा है, भाषा एक राजनीति का केंद्र ना रह करके वो सिर्फ सीखने सिखाने का माध्यम, संचार का एक माध्यम रहे, जिससे कि जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो भी फले फूलें और एक अलग से राष्ट्रभाषा भी बन सके। तो इस पर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? सौरभ, भारत की विविधता को देखते हुए, और भारत का परंपरा और संस्कृति भी देखिए, हमारी आत्मा में विविधता रही है। जी सर। विविधता जो है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि विविधता में एकता है, मैं आपको बता दूं कि हमें उससे और आगे बढ़ के अब ये कहना चाहिए कि विविधता में एकता तो महत्वपूर्ण है ही, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विविधता के लिए एकता। सौरभ, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत में एक गजब का पेरेनियल यूनिवर्सलिज्म पाया जाता है। मतलब कि ज़रा सोचिए कि 150 करोड़ लोग भारत में हैं, और सैकड़ों भाषाएं बोलते हैं, हजारों बोलियां हैं, दुनिया की 7 सबसे महत्वपूर्ण धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, 3 प्रमुख नस्ल यहाँ पे निवास करता है, और वो एक झंडे के नीचे है, एक सिस्टम के नीचे है, और आपस में दुश्मनी नहीं है। उसका कारण है कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर में विविधता को इतना महत्व दिया गया है कि हमें, मुझे लगता है कि अभी आवश्यकता नहीं है वन नेशन वन लैंग्वेज की। हमें जो मल्टी लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन पॉलिसी पे चलना चाहिए, सभी भाषा को समृद्ध करने पे आगे बढ़ना चाहिए। सौरभ, यहाँ समझिए कि कोई यहाँ पे भाषाई रूप से माइनॉरिटी भी है, जैसे मान लीजिए तमिल भाषा के बोलने वाले लोग, जो भारत में भले ही वो 2 से 3% हो या 4% हो, यूरोप के सबसे ज़्यादा किसी भाषा को बोलने वाले लोग से ज़्यादा है, फ्रांस की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, जर्मनी की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। मराठी भाषा के बोलने वाले लोग यूरोप के 2-3 देशों की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। छोटी छोटी भाषाओं के भी 50 लाख 60 लाख लोग बोलने वाले हैं। तो हमें अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है तो सभी भाषा को महत्व देना है, सभी को समृद्ध करना है, और तब हम, मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से ज्ञान प्रोड्यूस कर पाएंगे। जी सर, निश्चित रूप से ये जो मातृभाषा है उसको और समृद्ध करने की आवश्यकता है, जो आपने कहा कि ज्ञान प्रोड्यूस करने की और भारत को एक नॉलेज इकोनॉमी बनाने के लिए हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं, मातृभाषाओं को और विकसित करने की आवश्यकता है। और क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में क्रिटिकल थिंकिंग भी ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाता है। जी सर, निश्चित। जी सर, हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए और इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इतने सरल शब्दों में समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आशा है दर्शकों, आपको वन नेशन वन लैंग्वेज का ये टॉपिक पूर्णतः संपूर्ण कवरेज के साथ समझ में आया होगा। हम इसी तरीके से विजन संवाद के नए नए अंक आपके साथ लाते रहेंगे। तब तक हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।